अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से बड़ी अहम खबरें लेके हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर ने। इरफान कादर साहब का एक और तारीफ़ आज के प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है, वो ये कि इरफान कादर साहब जो हैं वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, यानी नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल। इनका ये तारीफ़ इसलिए ज़रूरी है कि आज जब 4 साल बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती तौर पर पेश हुए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बार बार एक सवाल उठाया कि नैब अब बड़े आराम से कह देती है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर मुल्ज़िम की ज़मानत में तोसी कर दी जाए या हिफाजती ज़मानत में, और फिर कभी कहा जाता है कि एविडेंस नहीं है, और ये सब कुछ अपील के स्टेज पे कहा जाता है। तो जो आवाम का टैक्स का पैसा और जो वक्त ज़ाया किया गया अदालत का और आवाम का इन मुकदमात में, ये क्यों हुआ और क्यों कई साल तक ये केस चलाए जाते हैं और भरपूर दिफा किया जाता है? आखिर नैब एक ही बार फैसला क्यों नहीं कर लेता और अपने फैसले बदलता क्यों रहता है? और क्या वजह है कि नैब अदालतों से कह रहा है कि वो ये फैसले करें और ख़ुद अपना जो जमा कराए गए रेफरेंस है वो वापस क्यों नहीं लेता? तो ये बड़े अहम और बुनियादी सवाल हैं। आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके जो वकील थे साबिक़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उनकी ये ख्वाहिश थी या तवक्को थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी थे उनको तवील अरसे के लिए मुअत्तल किया जाए और उनको ज़मानत दी जाए, मगर सिर्फ 2 दिन, जी हाँ, सिर्फ 2 दिन की ज़मानत दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। और वो भी इसलिए कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो ज़रा अपने नैब के अफसरान बाला से एक दफ़ा पूछ लें वो चाहते क्या हैं, और इतना अरसा जो केस चलाया है उसके बाद इतनी आसानी से उन्होंने ये कैसे कह दिया कि अब उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर नवाज शरीफ को ज़मानत उनकी तोसी कर दी जाए। तो इरफान कादर साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज जो 2 दिन की ज़मानत में तोसी हुई है नवाज शरीफ साहब की, इसकी क्या अहमियत है और ये 2 दिन क्यों? आप बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब अब पोजीशन ले रहा है, आप कैसे देखते हैं इस पोजीशन को एक साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनरल की हैसियत से? मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल किया गया है नैब से कि नैब क्या कर रहा था, नैब ने भी केस बनाया, तो वो जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको शायद फैक्ट का पता ही नहीं था। ये केस नैब ने कहाँ बनाया था? ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना के अहकामात जारी कर दिए नैब को कि आप रेफरेंस फाइल कर दें। और अगर उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे, मेरा ख्याल है अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनको बुला के पूछे कि क्या ये केस आपने बनाया था, तो ऑब्वियसली वो कहेंगे हमने कहा बनाया था। उनको तो जबरदस्ती कहा गया कि आप ये रेफरेंस फाइल करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है ये सही तनाज़ुर में नहीं है, और नैब को चाहिए था सही फैक्ट सामने रखते ताकि उनको पता चलता कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछा जाए कि आपने क्यों बनाया था। तो इरफान कादर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नैब के इदारे ने, जो कि कानूनी स्टैट्यूटरी इदारा है, उसने रेफरेंस दायर किया था, तो इसलिए नैब पाबंद नहीं है अपने इस केस का दिफा करने के लिए। तो फिर अगर नैब के अफसरान बाला की कमज़ोरी और बुज़दिली थी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की जो है चीरा दस्ती थी, तो फिर इसका हल क्या है आपकी नज़र में? जिन्होंने चीरा दस्ती की थी उनसे भी पूछा जाए, और अगर किसी ने बुज़दिली दिखाई और वो किसी एक शख्स को फंसा दिया, उनसे भी पूछा जाए कि भी आप किस बात से डरे हुए थे। मगर इन केसेस की तो निगरानी होती रही है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं एहतसाब में जो ये केसेस थे, इनकी निगरान जज मुकर्रर हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं नैब से मालूम करने चाहिए? मैं समझता हूँ ये तमाम हक़ाइक़ खुलने चाहिए, क्यों ना खुलें। और ये इन तमाम हक़ाइक़ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर क्या सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तो ये कर सकती है कि उनको एवॉइड कर सकती है, और दूसरा जब ये हक़ाइक़ सामने आएंगे तो
जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कानून को वायलेट करने में, फॉर एग्जांपल नैब के कानून में लिखा हुआ है चेयरमैन नैब रेफरेंस फाइल करेंगे जब वो इसके सीधे पे पहुंचेंगे, एविडेंस देख के कि ये केस बनता है। वहां ये तो नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करेगा और चेयरमैन नैब जो है वो बजाय इसके के कानून के मुताबिक रेफरेंस फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत रेफरेंस फाइल करेंगे। ऐसी बात तो नैब के कानून में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में बार बार कह चुका हूँ, सर तस्लीम हम है नैब के उस कानून के नीचे, सेक्शन 18 के नीचे, सुप्रीम कोर्ट उससे मुबर्रा तो नहीं है। तो ये सारी बातें जो है, या ये तो मैं समझता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनको भी चाहिए सुओ मोटा नोटिस लें इन चीजों का। अगर ये चीजें मंजरे आम पे आ रही हैं तो भाई ये कैसे केस बन गया। तो ये जो अवाम का वक्त और अवाम के टैक्स के पैसे का ज़या हुआ है, इसकी रिकवरी किससे होनी चाहिए आपके ख्याल में? रिकवरी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनसे होनी चाहिए जानते बूझते हुए, जिन्होंने नैब के लॉ को देखते हुए अहकामात जारी कर दिए। कि सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी इदारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तफ्तीश को सुपरवाइज नहीं कर सकता। चौथी बात, अगली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी नहीं कर सकता कि आप रेफरेंस फाइल करते हैं। रेफरेंस फाइलिंग चेयरमैन नैब का काम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है। तो ये सारी जिन्होंने वायलेशन की है उनको ये जवाबदेह होना चाहिए। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा सेटअप है उसको चाहिए कि ये सारे मामला, अब ये 184(3) के करने के मामला हैं, ये बल्कि सुओ मोटो नोटिस के मामला हैं। मगर इरफान कादर साहब, आप भी तो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं और ये दौर था जनरल मुशर्रफ का, और इस जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नैब पे ऐसे ही संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं। पैट्रियट बनाई गई, काफ लीग बनाई गई और इसी तरह नैब के मुकदमात को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको स्पेसिफिक मुकदमा बताएं जिसको सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हुई। उस वक्त के लोग जो थे नैब के, वो इस तरह की इंजीनियरिंग में अपेरेंटली इन्वॉल्व नहीं थे। कम से कम मैं अपनी हद तक तो कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। मगर जो नैब के चेयरमैन थे जनरल अमजद थे, और उनके जो हटाने की कुछ वजह भी ऐसी ही बनी कि उनके इख्तलाफात हुए जनरल मुशर्रफ से, और बाद में भी कुछ इसी तरह के मामलात सामने आए। पैट्रियट जो बनाई गई उनके ऊपर नैब के केसेस थे वो ख़त्म किए गए। काफ लीग के ख़िलाफ़ शुगर स्कैंडल था, वो नैब के केसेस ख़त्म किए गए। ये सारी बातें तो रिकॉर्ड की हैं। तो आप पे पर्टिकुलर मुझे इस पे इतना पता है कि जो तो जनरल अमजद के दौर में पैट्रियट बने थे उसका जवाब तो जनरल अमजद देंगे, मैं नहीं कहा। लेकिन जहां तक रहा शुगर का स्कैंडल, तो वो हमने सारा मामला डिस्कस किया था, उसमें मैं मौजूद था। और उस वक्त जनरल शाहिद मरहूम का ख्याल था कि हमें उस पर कुछ करना चाहिए। और मेरी राय थी कि इस तरह के जो मैटर्स हैं जिसमें कि टैक्स के इश्यूज आते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज्ड आपके पास फोरम्स है, वो ज्यादा वेल इक्विप्ड है, मामले उनके पास जाने चाहिए। ये नैब के करने के नहीं है, वरना तो फिर सारी शुगर इंडस्ट्री तो क्या सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री फिर नैब टेकअप करे। तो मेरा और जनरल साहब का इस पे डिफरेंस था, और जनरल साहब ने प्रोबेबली अपनी जो किताब है खामोशी तब तक उसमें जिक्र किया है, और उस पे फिर जनरल मुशर्रफ ने गालिबन एक कमेटी बनाने का सोचा था जिसमें मुझे रखा गया था, जनरल शाहिद अजीज को रखा गया था। और बाद में वो जो इशरत हुसैन थे जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, गालिबन वो भी थे उसमें। और फिर इवेंचुअली वही फैसला हुआ था जो कि मेरी राय थी, उससे उस वक्त सब ने एग्री कर लिया था। इस हद तक मुझे पता है, उसमें कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं। मगर ये बात हकीकत नहीं है कि जनरल मुशर्रफ की तरफ से नैब का जो इदारा कायम किया गया था इसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया गया, और ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद के कुछ फैसलों के अंदर भी इसकी झलक नज़र आती है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके सलमान रफ़ीक के जो केसेस में जस्टिस मकबूल बाकर के जो फैसले थे उनमें जो आज पढ़ा भी गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि किस तरीके से नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और सियासी मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाई का नतीजा बनाया गया। तो आप समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ की बनाई गई ये नैब जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए शुरू से लेके आज तक इस्तेमाल होती रही है? ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक के केस थे, ये मेरा ख्याल है कि ये किस दौर में बने हैं मुझे इस वक्त देन में नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दें तो मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं केस की बात नहीं कर रहा, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ। ये दौर की बात नहीं है कि नैब जब से बनी है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही है। आप इस बात को मानते हैं?
एक दफा ये सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें जस्टिस सरदार रजा, जस्टिस खलील अहमद और एक और जज साहब एक बेंच पे बैठे थे, और उस वक्त नैब ने वो जो एहतसाब के दौर की जो अपीलें थी वो लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे कानून आने से पहले की ये अपीलें हैं, ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस इसको कंडक्ट करे, हम इसको नहीं लेंगे। उस पर जस्टिस रमदे ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कोर्ट में, जो कि डॉन में शाया हुई थी, और उसमें कहा गया था कि ये नैब इतना सिलेक्टिव क्यों है। हालांकि नैब सिलेक्टिव नहीं था, नैब का मौकफ ये था कि ये क्योंकि पहले के केसेस हैं तो साबुर रहमान साहब के, तो हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। तो मखदूम अली खान साहब चाहते थे कि वो टोकरा जो है मुसीबत का वो नैब को थमा दें, तो मैंने वहाँ फर्म पोजीशन रखी थी कि हम ये केस नहीं लेंगे क्योंकि हमारे केसेस नहीं है। तो लिहाजा वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी वो नैब के आने से पहले की वो भी थी, और ये जो नैब है ये उसका फिर बाद में उसने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। नैब की बहुत सारी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दबाव के नीचे जो केसेस फाइल किए गए हैं वो मैं समझता हूँ कि नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, वो नैब की मजबूरी थी। वो नहीं, वो मजबूरी नहीं थी। उस वक्त कोई किसी की सुनी नहीं रहा था। हर प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने कंटेम्प्ट लगा के तो निकाल दिया था, तो चेयरमैन नैब की फिर क्या हैसियत थी। हालांकि कंटेम्प्ट का तो लॉ ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, आज भी नहीं है। किसी वकील की जरूरत ही नहीं थी खड़े होकर ये बात ही करे। नहीं, बिल्कुल आपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने खड़े होके स्टैंड भी लिया, पहले भी और बाद में भी, ये तो सब हम इस चीज़ के गवाह हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे इरफान कादिर साहब, ब्रेक के बाद साकिब बशीर से जानेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि आज नैब ने जिस तरीके से यू टर्न लिया और जिस पे अदलिया जिस तरीके से भरम हुई, उसके बारे में जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।